हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है हमारे खास हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। रोज हम आपकी सेहत से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं, लेकिन मीडिया में होने के नाते हम भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरों से रूबरू होते हैं जो हमारी अंतरात्मा को झकझोर देती है, जिनमें सबसे ऊपर होती है छोटे बच्चों के साथ फिजिकल असॉल्ट और रेप जैसी घटनाएं, जो हमें इंसानी तौर पर हिला के रख देती हैं। ऐसे में मैं सोचने पर मजबूर होती हूँ कि हमारा तो सिर्फ घटना सुनकर ये हाल है, लेकिन जिस बच्ची या महिला पर ये बीतती है उसका क्या हाल होता होगा, क्योंकि हमारा समाज तो हमेशा नारी को ही दबाता आया है। उस महिला या बच्ची पर भले ही शारीरिक तौर पर सिर्फ एक बार, लेकिन मानसिक तौर पर बार बार हमला होता है। ऐसे में उन महिलाओं की मानसिक स्थिति कैसी होती है और कैसे वो इस घटना से उबर कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं, आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट अनुजा त्रेहान कपूर। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अनुजा जी, आपका रोज ही सामना ऐसी घटनाओं से होता होगा। ऐसे में हमें समझाइए कि पीड़िता की मानसिक स्थिति कैसी होती है, क्या कभी वो इस घटना से उबर पाती है? गुंजन जी, आज आपने बहुत ही अहम सवाल उठा रहे हैं जो बहुत जरूरी है एक आम जनता को जागरूक करने के लिए जी। क्योंकि इस पर वॉक द टॉक नहीं होता है। क्योंकि ये एक टैबू की तरह रह जाता है और इसलिए ये इसकी जो काउंसलिंग का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है और इसी को नजरअंदाज करने की वजह से वो पीड़िता सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, जिसको हम कहते हैं, दोबारा से उन्हीं सब चीजों को भुगतती है, चाहे वो समाज में भुगते, चाहे वो क्रिमिनल लॉ, मतलब कि जब वो कोर्ट तक पहुंचती है, अगर वो करना चाहती है, और वो ऑटोमेटिकली होता भी है क्योंकि स्टेट उसका केस उठा लेता है। और आगे या जब हम एफआईआर दर्ज करने के लिए बात करते हैं या कंप्लेंट करने के लिए, सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है उस दौरान पर उसका जो चीरहरण जी उस वक्त उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ वो जो उस दौरान भुगतते हैं, उसका खामियाजा कोई और नहीं उठाता, वो सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची वो पीड़िता उठाती जी है। बिल्कुल। वही मैंने कहा कि फिजिकल तौर पे चाहे एक बार उसका बलात्कार या फिजिकल असॉल्ट हुआ हो, पर मानसिक तौर पर बार बार करता है हमारा समाज। और ये एक सोच नहीं है, सिर्फ ये एक इम्प्लीमेंटेशन है। आप ये समझिए कि जहां पर हम लॉज को कहते हैं इम्प्लीमेंट हो, वहां पर लॉज फेल हो जाएं और लोगों की सोच इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है। इसे बहुत नजदीकी से देखना चाहिए जी। खास करके मीडिया जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाती आई है, और क्योंकि जो लोग हैं आज सोशल मीडिया से बहुत कनेक्टेड है। आप और मैं ऐसे टाइम पर खड़े हैं जहां पर सोशल मीडिया आपका भगवान है। सोशल मीडिया पे ही लोग सरकारें बना देते हैं, सोशल मीडिया पर ही मॉब लिंचिंग हो जाती है, सोशल मीडिया पर ही सुसाइड कमिट हो जाती है, और उसी पर ही नीति बन जाती है कि किसका मर्डर करना है, किसका रेप करना है। आपके सामने कितने बुली ऐप आए हैं, किस तरीके के ऐप बने भी हैं। तो आप ये देखिए कि लड़कियों का जो बलात्कार सिर्फ फिजिकल नहीं है, जी बिल्कुल, वो उसके गहरा, उसके अंदरूनी, उसके सोल, उसकी आत्मा के साथ निकलता है। उसका मेंटल टॉर्चर होता है, उसको इमोशनली अनस्टेबल कर दिया जाता है, और उसके साथ उस घटना को वो बार बार जीती है क्योंकि वो ये मानती है, उसे ये बताया जाता है, उसे ये समझाया जाता है कि गलती तुम्हारी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा समाज जी सामने, बिल्कुल आज जो तुम सामने खड़ी हो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसमें तुम भागीदार हो, उस आदमी का कोई दोष नहीं, क्योंकि आदमी तो इसी तरीके से भंवरे की तरह है, वो फूलों की तलाश कर रहा है। तुम फूल बनकर सामने खड़ी हो गई, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा हाँ या ना तरीके से नहीं बोलना, शराब में लिप्त, कपड़े छोटे, तो आप ये समझ सकती हैं कि ये एक तरीके का जो षड्यंत्र हमारे सामने रचाया जाता है। उसी में जब हम सवाल पूछते हैं कि 1 महीने की बच्ची को या 1 या 2 दिन या 3 दिन की बच्ची को ना तो हम कोई कपड़े पहना पाते हैं, ना उसमें कोई भी बॉडीली इफेक्ट
आप नहीं देख पाते हैं, तो फिर वहां पर वो मानसिकता क्यों सामने खड़ी होती है? जी जी। इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत डीपली एनालिसिस। जी अनुजा जी, ज्यादातर मामलों में विश्वासघात करने वाले आपके परिजन या जान पहचान के लोग ही होते हैं, हम जितना देखते हैं, जिन पर आपको आंख मूंद कर विश्वास होता है। ऐसे में जब ये लोग ही आपका विश्वास तोड़ते हैं तो क्या दोबारा ये विश्वास कायम हो पाता है? और जिंदगी जीने के लिए तो शायद आपको किसी ना किसी पर विश्वास करना पड़ेगा ही। विश्वासघात सिर्फ आपने बोला है, यहां पर तो उनके साथ भुगतती हैं वो। अब आप देखिए, जब हम लोग बाहर बात करते हैं, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हूं और विक्टिमोलॉजी, विक्टिम राइट, इसके ऊपर बहुत बात करी है। और साउथ कोरिया में मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रह रही हूं, जहां पर हम विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड बहुत बातें बाहर लेकर आते हैं और बहुत कंट्रीज इसके साथ जुड़ती हैं और हम केसेस को डिस्कस करते हैं। आपने जो पूछा विश्वासघात, विश्वास ही तो घात करता है। बिल्कुल। आपने विश्वास किया है, वही तो प्रॉब्लम आएगी। अब एक बेटी है, वो अपने पापा से ज्यादा किस पे विश्वास करेगी? जी। वो अपने भाई से ज्यादा किस पे विश्वास करेगी? एक बहू अपनी सास ससुर से ज्यादा किस पे? अपने देवर पर, अपने और चाचा, उनके साथ जो लोग हैं। तो लड़कियां एक संबंध बनाती हैं। लड़कियां कभी भी फिजिकल टच को नहीं मानती हैं, वो मानती है इमोशनल टच। इसीलिए आपको ये पता है कि उनका जो कनेक्ट होता है वो दिल से होता है जी। और जब वो उसका दिल तोड़ देते हैं तो वो इस तरीके से टूट जाती हैं कि उन्हें जोड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और कितनी बड़ी बात होती है कि जिस आंगन में वो बड़ी होती है, उसी आंगन में उसको कुचल दिया दुल्हन बना दिया जाता है। जी। कहते हैं कि जब बच्चे को जन्म दे देते हैं तो कई ऐसे केसेस मेरे सामने आए, जहां पर जब मैं बैड टच, गुड टच, बैड टच के बारे में स्कूलों में जाकर DSLS से, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम करते हुए मैंने बहुत स्कूलों में गई और मैंने 3 से 4 हजार बच्चों को एपिडेमिक से पहले बच्चों को इससे संज्ञान दिया। आप मानेंगे नहीं, मुझे कहा जाता था कि आप बड़े लोगों को बात करो, तो मैंने कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं, गुड टच और बैड टच का मतलब है कि 2 से 3 साल के बच्चे से बात करनी है। क्योंकि ये 2 से 3 साल का मतलब का है, यही जरूरी है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब आपकी माँ आपको नहला रही है या आपके फादर आपको नहला रहे हैं, तो उस दौरान पर गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। हमने कई बार बोला है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर इस बात के बारे में बहुत संगीन तरीके से और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे फादर्स या मेल्स इस तरीके के हैं। प्लीज आप लोग इस चीज को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे कि सारे मेल्स रेपिस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो सामाजिक जो ढांचा होता है, उनमें माँ बाप जो उनको बड़ा करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा असर होता है। मैं ये बात आज इस चैनल के थ्रू, ये गुंजन जी भी और मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग इस बात को अपनी पेडोफाइल होते हुए, क्योंकि आप जब रेप जो है, जहाँ पॉक्सो लगता है, वो पीडोफाइल के साथ लगता है अगर बच्चियां जो हैं वो उम्र में छोटी हैं, और या जो लड़कियां उम्र से बड़ी हैं और वो किसी भी फैक्टर में, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में है, किसी भी रोल में है, बहन के रोल में, बीवी के रोल में, गर्लफ्रेंड के रोल में, माँ के रोल में। अब ये जो सब चीजें सामने आती हैं, पीडोफाइल सामने आते हैं, रेप सामने आते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस दर्ज हो रहा है जहां पर एक लड़की ये कह रही है कि छोटी बच्ची है, वो ये कह रही है कि मेरे शरीर पर पेनिट्रेशन ऑन प्राइवेट पार्ट्स पे हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को दर्ज और इस बात पे एक जजमेंट देगी कि क्या ये जो पेनिट्रेशन हम लोग बात करते हैं पॉक्सो लॉ के अंदर, किसी को भी अक्यूज को डालना है, अगर वो पेनिट्रेशन प्रॉपर तरीके से पुख्ता ना हो तो क्या उसे जेल होगी कि नहीं? क्या उसे रेप कंसिडर किया जाएगा कि नहीं? आपने देखा होगा कि एक वो जो जर्नलिस्ट रहे हैं थे, जो गोवा में एक लड़की के साथ भी उन्होंने किया था
जो जर्नलिस्ट को भी फिर बाद में फिर छोड़ा भी बेल पर। सो देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट पार्ट, बच्चों को जो गुड टच बैड टच के बारे में बात करनी होती है तो पेरेंट्स कहते हैं पापा के पास जाओ, मम्मी के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। ये भूल गए कि जब आप बहुत आसानी से गुड टच और बैड टच बच्चे को समझा सकते हैं, वो किस दौरान, जब आप उसकी बॉडी को समझा रहे हैं कि देयर आर रेड फ्लैग्स। और वो रेड फ्लैग्स क्या होते हैं कि कोई आपके इधर पे हाथ लगाता है तो नो 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 है, तो दिस इज अ रेड फ्लैग। आपके नीचे एरिया पे हाथ लगाता है, आपके कपड़े उठाता है, आपको गोद में बिठाते हैं। सारे लोग जो गोद में बिठाते हैं उस तरह का काम नहीं करते, पर अगर वो आपकी अंडरगारमेंट्स को उतारते हैं या कहीं पर भी उस जगह पे टच करते हैं, तो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी हिप एरिया पे चुंबन लेते हैं, आपका चुंबन इज नॉट अ गुड टच। तो चुंबन ले रहे हैं अगर आपका, और आपको वो चाहे कोई भी है, जहां पर भी है, आपको यहाँ चुंबन मिलना चाहिए, फोटो पर नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जब हम लोग बात करते हैं तो कई बच्चे मेरे पास उस वक्त आए, एमसीडी के बच्चे थे, गवर्नमेंट से थे, प्राइवेट स्कूलों के थे, पब्लिक स्कूलों के थे। कई बच्चे कह रहे थे कि पापा ने किया, भैया ने किया, और उस दौरान वो जब रो रहे थे, क्योंकि उस टाइम दशहरा का वक्त था और मैंने रावण के रूप में उस बुरे आदमी को का व्याख्यान किया था, और उसमें वो बच्चे बता रहे थे कि किस तरह से एक ऐसा रावण सा कोई आता है, कोई ऐसा गंदा काम करता है। मुझे यहाँ पे हाथ लगा रहा था, मैं किसी के दूसरे के घर में गई तो वहां पर अंकल बहुत अच्छे थे, हर रोज बहुत बुलाते थे, टॉफी खिलाते थे। तो ये एरियाज आप हमेशा से देखेंगे कि बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी छोटा तबका या बड़ा तबका, बट हाँ क्योंकि जहां पर भी नॉलेज नहीं होगी वहां पर ये बच्चों का के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। जी, अगला सवाल भी मेरा यही है कि कई मामलों में तो आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देते उनको, क्योंकि बदनामी का डर सताने लगता है, खासकर लड़की को लेके, और मामले को अंदर ही दबा दिया जाता है। इसमें महिला की मेंटल कंडीशन और मेंटल ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस गिल्ट के साथ ताउम्र जीना पड़ता है कि बिना किसी को बताए कि उनके साथ क्या बीती है। आप याद करती होंगी कि मीटू मूवमेंट शुरू हुआ था तो कितनी लड़कियां सामने। जी जी बिल्कुल, हम सोच भी नहीं सकते थे, मतलब हर तबके कई सेलिब्रिटी भी सामने आए जी, जिनके बारे में हम सोच भी। कोई तबका हो, आप अपना एरिया ले लीजिए, आप मेरा लॉ से रिलेटेड ले लीजिए, पॉलिटिकल एरिया ले लीजिए, आप बॉलीवुड ले लीजिए, हॉलीवुड ले लीजिए, हर जगह से लड़कियां सामने आए। आप ये देख लीजिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड लड़कियों की इमेज है क्या जी, लड़कियों को संभाला जाता ही नहीं है, लड़कियां सिर्फ उपभोग है, उनको एक जस्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन है जी। और प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियां अपने आप को कई बार ऐसी स्थिति में पाती हैं कि जहां पर पॉपुलर होने के लिए, या क्योंकि उनको कई जगहों पे घर में प्यार नहीं मिलता, कई जगहों पे ऐसा होता है कि उन्हें लाइक नहीं किया जाता, उन्हें दबा दिया जाता है, तो लड़कियां अपने आप को खोजने के लिए एक ऐसी फील्ड में सामने आती हैं जहां पर उनके डायरेक्टर्स कभी कभार बॉलीवुड में इस तरह की उनसे काम करवाते हैं। कहीं पर इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ थ्रू समवन, किसी और के थ्रू आप अपने आप को समझने की कोशिश जब आप कर रहे हैं तो वहां पर आप खो जाएंगी, क्योंकि वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत घर में नहीं मिलती। इसलिए हर एक लड़की जो अपने आप को कभी कभार रिवेंज मोड पर या अपने आप को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए जो अपने आप को बाहर लेकर आती है, वो चाहे इकोनॉमिकली स्ट्रांग अपने आप को करने के लिए या अपने आप को लोगों को बताने के लिए कि आपने मुझे गलत बोला कि मैं नहीं कर सकती इस फील्ड में, या मैं आपसे कहीं कम हूं, या मैं आपको ये बताने वाली हूं कि मैं इसके अंदर, देखो मुझे दुनिया कितना लाइक करती है, मेरा प्रोफेशन कितना अच्छा है, मैं कितने प्यार में खड़ी हूं, मैं आप मुझे पहचान नहीं पाए। तो आप देखिए कि कभी कभार लड़कियां अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वांटेड फील कराने के लिए जी, वो जो लोनलीपन उनको घर में लोगों में रह सबके साथ होने के बावजूद भी नहीं समझ पाए, उनके साथ जब घटता है कुछ उनकी जिंदगी में,
तो उसको उजागर नहीं कर पाना, उन्हें ये कह देना चुप कर जा, शादी नहीं होगी, तेरी भी नहीं और तेरी बहनों की भी नहीं। तो ये जब बातें सामने आ जाती हैं, तेरे भैया क्या करेंगे, और जहां पर ऑनर किलिंग साथ में आ जाती है, इसके साथ जुड़ जाती है, तो आप ये देखिए कि कितना ही संगीन मामला है जी। कि ऑनर किलिंग भी इसलिए आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की के साथ अगर बलात्कार हो गया, बाहर पता चल गया, तो लोग उन्हें रहने नहीं देंगे। आप पंचायत में देखिए, पंचायत में तो ये कह दिया जाता है कि अगर बात होगी, अरे तुम्हारी लड़की के साथ किया तो आप दोनों जो है उसकी बेटी या उसकी बहन के साथ कर दीजिए, तो टिट फॉर टैट कर दीजिए, तो ये तो एक जस्टिस हो जाएगा। अब समझिए कि जस्टिस किस तरीके की मशरूम कोर्ट के अंदर कई बार ऐसे बड़ी दिल को मतलब दहला देने वाले जजमेंट्स आई हैं, जहां पर लड़कियों को कह दिया है कि आप अक्यूज से शादी कर जी। और ये कह दिया है कि अगर तुम्हें बेल इसलिए मिल जाएगी अगर तुम अक्यूज को कह जाएगा क्या तुम शादी करने को तैयार हो। इन मामलों में इवन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि जजेस को संगीन होने की जरूरत है। बिल्कुल, आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों की जजमेंट एक औरत को खत्म कर देती है, एक बच्चे की जिंदगी खत्म कर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऑलरेडी इतनी इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी बन चुकी होती है, पीटीएसडी के थ्रू जारी होती है, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो एक औरत की खुद की ही एक पर्सनालिटी होती है, क्योंकि हम लोग इतनी चीजों से गुजर रही होती है बचपन से लेकर अब तक, चाहे वो ब्लू लाइन हो, रेड लाइन हो, व्हाइट लाइन हो, मैं उन टाइम्स में रही हूं जब मैंने वो वक्त देखा है। और उसके बाद आप कहीं पर मेले में हो, आप किसी भी भीड़ में, आपके बदन पर किसी ने कोई आपको ना छुआ हो, मैं आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड एक लड़की आप मुझे दिखा दीजिए, मैं सैल्यूट करूंगा। आज के डेट के अंदर भी आज मुझे खुशी है कि हमारे ही कितने भाई, कितने दोस्त, कितने पति अपनी बीवी के साथ खड़े भी हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े हैं, अपनी बहन के साथ खड़े हैं, अपने दोस्त के साथ। ओके। और डॉक्टर अनुजा, मुझे अगला सवाल ये बताइए, कई मामलों में महिला या बच्ची को ही दोषी बना दिया जाता है, जैसे कि आप भी बता रही थी शुरुआत में, दोषी भी ना बनाया जाए तो फिर भी उसे ऐसे नजरों से देखा जाता है कि आगे चलो उसकी शादी और नौकरी जैसी चीजों पर इसका असर देखने को मिलता है। लोग नौकरी तक नहीं देना चाहते, अगर उसके साथ उसको पता चल जाए तो। लोग रेप पीड़िता से शादी नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं देना चाहते, इन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। कितना मुश्किल है महिला के लिए सर्वाइव करना और उसके परिवार के लिए भी साथ ही। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि ये बहुत ही पास से देखने वाला मामला होता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो लॉ है ना, ऑफेंडर सेंट्रिक है। ऑफेंडर मतलब कि जिसने जो कांड किया है उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं हम सोसाइटी के अंदर। आप जानते हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर किरण बेदी जी ने कई बार इन बातों के बारे में भी बात करी थी कि उनको रिहैबिलिटेट करो सोसाइटी में, उन्हें बाहर रिहैबिलिटेट करो, सोसाइटी के अंदर बात करो, लोगों को बताओ कि अगर आप लोग इन लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो ये भी काम कैसे करेंगे। वो ये भूल गए इस बात को कि आपने जिनके साथ किया उसकी बात कौन करेगा, विक्टिमोलॉजी की बात कौन करेगा जी। उस विक्टिम को भी तो, जिसके अंदर एसिड अटैक विक्टिम्स आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट आते हैं, निर्भया के बाद कितने कानून सख्त हुए जी। तो क्या सख्त हो जाने जरूरी है? कानून तो कानून है, सख्त हो जाए सिर्फ नहीं, सख्त के साथ ऊपर से नीचे स्तर पर उनका इंप्लीमेंट होना जरूरी है। इसके साथ सोसाइटी का उसे एक्सेप्ट करना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप पिक्चर हॉल में जाकर तालियां मार सकते हैं, आप सड़कों पे खड़े होकर कैंडल मार्च कर सकते जी, पर अपने घर में अपनी बेटी को ये हक नहीं दोगे कि जाके एफआईआर दर्ज करा। बिल्कुल, ये हक नहीं दोगे। निर्भया की मां ने 7 साल अपनी बेटी के लिए खड़ी रही। हर एक मां क्या निर्भया की मां बन सकती है? क्या उनकी तरह खड़ी हो सकती है? आज अगर एक माँ बच्चा पैदा करती है तो वो कहती है भगवान मुझे बेटी मत दे। मैंने इतने छोटे छोटे लड़कियों को अखबारों में देखा है, बात करी, और कितनी एनजीओज में हमारे पास आता है कि इतनी अभी पैदा हुई बेटी को गटर में डाल दिया। मुझे बताइए, आप फिर वैष्णो देवी की बात करते हैं, हम जब 9 दिन बात करते हैं पूजन के दौरान आप लड़कियों को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। तो लड़कियों की शादी लड़के से अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो, और आप लड़कों के लिए शादी आप लड़कों से कर दीजिए, फिर होमोसेक्सुअलिटी को आगे आने दीजिए, बिल्कुल जो स्तर पे खड़ा है।
लड़कियों के साथ अगर गलत होगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा कहां से हो रहा है कि जब लड़की ने पैदा किया बच्चा, तो पहले तो ये गर्व के साथ उसका भी धूमधाम से सेलिब्रेशन होना चाहिए। मोदी जी ने बहुत जगहों पर आपने देखा है कि कई स्कीम्स निकाली हैं, कई बातें करी हैं, वो आपके सामने है। मैं इस पे इसलिए और आगे बात नहीं करूंगी कि यहाँ पर अभी हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। बीइंग अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आई विल ओनली पुट दिस थिंग कि आप जब इन चीजों को सामने गवर्नमेंट भी ला रही है, उसको फायदा उठाएं। लड़कियों की ग्रेजुएशन फ्री है, लड़कियों की अकाउंट्स के अंदर पैसा आएगा, लड़कियों को आगे लोन मिल रहा है। ये हम सब लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि चीजें सही हो, आपका जो रेशियो है वो सही हो। और सबसे बड़ी बात है, एफआईआर दर्ज होनी बहुत जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट 8 मार्च को बना देंगे। जी जी जी, वुमेन एम्पावरमेंट एक दिन बना देंगे, ऐसे लड़कियों की तारीफ करेंगे उस दिन के ओ माय गॉड सिर्फ एक ही लड़की है जी। पर उसके अगले दिन या उसी दिन भी उन्हीं औरतों को जमीन पर लाकर दिखाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि औरतें उड़ जाती हैं, ये शब्द है इन लोगों, इनके पर काटने पड़ेंगे। और बहुत दुख है मुझे इन बातों का कि मुझे ये बातें यहाँ पर नेशनल टीवी पर बोलना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं इन चीजों से कि आपने जिन बच्चियों को पैदा किया, प्रोटेक्शन आपकी जरूरी है। बिल्कुल, प्रोटेक्शन उस बाप की जरूरी है कि उसको बचा के रखे, खुद से भी और लोगों से भी। अनुजा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपका पाला ऐसे लोगों से भी पड़ता होगा जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? क्या वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं या गुस्से में आकर एक कदम उठाते हैं? ये सब सोच समझ कर करते हैं? क्या कभी उन्हें अपनी इस गलती का पछतावा होता है? सीरियल रेपिस्ट, सीरियल मर्डरर्स, ये प्रीडेटर पर्सनालिटी में आती है। कई तरीके की पर्सनालिटी है, 4 मेन पर्सनालिटी। पहली है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, जो सिर्फ मैं बात करते हैं। आपने ट्रम्प को देखा होगा, ऐसे एग्जांपल्स हैं। दूसरी है इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी, जो इसमें अब हम कहते हैं जहाँ पे पीटीएसडी होता है, इमोशनली अनस्टेबल लोग जिनको एक पैरासाइट की तरह हो जाते हैं, जो सुइसाइडल हो जाते हैं, जिनका मन जो है हमेशा से कचौटता है और वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। तीसरी जो रहती है वो आती है पैरानॉइड, और वो पैरानॉइड के अंदर क्या है, जिसको आप ये वही चीज सोच कि औरत इस तरीके की है, मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर, जहां पर औरत के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया तो औरत ऐसी ही है। एक बिलीफ, एक सिस्टम, हिंदू मुस्लिम जिहाद की तरह, इस तरह की बातें, पैरानॉइड, आज आपने एक बात मान ली तो वैसी ही रहेगी, वो एक पर्सनालिटी। और लास्ट जो है वो है जो प्रीडेटर, ये वो पर्सनालिटी है जिसके अंदर हम बात करते हैं साइकोपैथ की, जिसमें हम बात करते हैं सोशियोपैथ की। साइकोपैथ वो आदमी है, वो पर्सनालिटी साथ में लेकर आता है जो बहुत ही चालाक, शातिर, फैमिली वाला, और जो बहुत ही यहाँ तो गुड लुकिंग होगा, काम करता होगा, दिमाग बहुत तेज होगा, और उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो पकड़ा नहीं। तो उसके एग्जिट प्लान तैयार होते हैं, पूरी तरीके से रेकी करता है, आप ही के घर का हिस्सा होता है, आपके यहाँ पर वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका फादर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है। और इन सब में मैं ये भी कहूंगी कि इसको न्यूट्रल जेंडर भी रहना चाहिए। लड़कियों के पेडोफाइल्स होना आपने कहीं देखा भी, एक बारी आया भी है कि लड़कियों ने भी कई बच्चे जो स्कूल के आए थे पढ़ने के लिए, बट क्योंकि तादाद कम है इसलिए उनके बारे में बात ज्यादा नहीं होती। इसी तरीके से आदमियों का भी रेप होता है, बच्चों का रेप होता है, मेल्स का, तो इसलिए उनके बारे में भी बात नहीं होती। पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो वुमेन सेंट्रिक है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि जब इन लोगों को आप बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो इनके अंदर सबसे बड़ा काम आता है, 100% होता है, 50% काम करता है जेनेटिक्स, क्रोमोसोम। अगर आपके माँ बाप कहीं ना कहीं ट्री के अंदर, आपकी फैमिली ट्री में कभी क्रिमिनल्स रहे हैं, पुराने टाइम्स में बहुत क्रिमिनल्स रहे हैं, तो उनका क्रोमोसोम डोमिनेंट होते हुए आपके क्रोमोसोम के अंदर आ जाता है। ये मैं आपको बता रही हूँ किस किस पॉइंट पर हो सकता है। एक है क्रोमोसोम जिसमें 50% रहता है, उसके बाद आता है 25%। 25% होता है जहां पे ब्रेन डिसऑर्डर होता है। आपका ये आगे का जो हिस्सा जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सबसे आखिरी में बनता है जब बच्चा 22, हम जो ह्यूमन बीइंग है वो 22, 23, 24 की उम्र में जब हम आते हैं, इसीलिए ड्रिंकिंग एज को 25 रखा गया था।
पर आज ड्रिंकिंग एज हमारी दिल्ली की 21 है। फिर पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं बोलूंगी। तो ये एरिया को अगर हम देखते हैं तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये वाला एरिया आपका सबसे आखिरी में बनता है। यही है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके अर्जिस को कंट्रोल करता है। लड़का 16, 17, 18, 19, 20, 21, जब तक ये चीज नहीं बनेगी इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, इसका बनना बहुत जरूरी है जी। पैदा होने के दौरान अगर इस जगह पर बच्चे के इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बनना है, अगर उस दौरान इंजरी हो जाए, आपके बाद में जब आपका बन चुका है, आप एक उम्र में खड़े हैं 24-25 में, उसके बाद आपकी इंजरी हो जाए, यहां पर आपको चोट लग जाए, तो एक नॉर्मल आदमी भी बाद में साइकोपैथ का रूप ले सकता है। ओके तो अनुजा जी, चलते चलते मैं एक बहुत छोटा सा जवाब जानना चाहूंगी, क्या इसको रोकने के लिए अब बड़े कानून बनाने की सख्त जरूरत नहीं है, और साथ ही सोसाइटी को पीड़िता की तरफ कैसा रुख अपनाने की जरूरत है ताकि वो फिर से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके? कानून ठीक है, कानून की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून बनाने बंद कर दो, क्योंकि उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम एज अ लॉयर हम लोग कोर्ट में खड़े होते हैं, क्योंकि पहला कानून चल नहीं रहा, उसके इक्विवेलेंट दूसरा कानून आ गया जी, उसके इक्विवेलेंट तीसरा कानून हो गया, तो ये कंफ्यूजिंग। कानून एक ही था, बेटर था। प्रॉब्लम क्या थी कि इच्छा की कमी है। इच्छा की कमी होने की वजह से चाहे वो लॉयर इश्यूज में कहीं ना कहीं आ जाए, क्योंकि हम लोग डिफेंस में भी खड़े होते हैं, प्रोसिक्यूशन में भी खड़े होते हैं जी। और जब हम जजेस से बात करते हैं तो हमें एविडेंसेस की भी जरूरत होती है, पर कई बार अब आपने देखा कि जजेस के जजमेंट इस तरीके के हैं कि जहां पर वो से कह देना भी काफी है, बता देना भी काफी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तीसरी चीज, विक्टिमोलॉजी का सामने आना बहुत जरूरी है। हम लोग बात कर रहे हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस की, इंडिया से बाहर भी, और इंडिया में बात करने की कोशिश यही है कि बाहर के लॉ को यहाँ इंडिया में लाया जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, जहां पर आप पेनल्टी की बात करती है, आप बात करती है सजा की, उसी के साथ रेस्टोरेटिव जस्टिस का आना बहुत जरूरी है। उसमें यह है कि जब बच्ची लड़की के साथ घर में कोई कांड होता है, या लड़की अभी नाबालिग है, तो उसमें फादर के ऊपर अगर नाम आ जाए, अगर सपोज घर में फादर से, क्योंकि हम कहते हैं कि खास करके घरेलू हिंसा रहती है, तो वहां पर बच्ची को बाप से अलग ना किया जाए, क्योंकि वहां पर माँ का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड खराब हो जाता है, चीजें खराब हो जाती है। तो वहां पर ये कहा जाता है कि वहां पर एनजीओ, काउंसलर्स और इन लोगों से बैठकर बात करनी चाहिए इनके साथ, और उसके ऊपर घर में इसकी पाबंदी होनी चाहिए। और क्योंकि अगर आप बच्चे को छीन लेते हो तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। तो रेस्टोरेटिव जस्टिस के अंदर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंदर इस चीज को सामने लाने की कोशिश में है। ये कितना सफल होगा ये देखना है। इसके साथ आज के कई जगहों पर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ रेस्टोरेटिव जस्टिस को भी देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि हर जगह पे कभी कभार हम अगर सजा ही देंगे बार बार, तो कभी कभार कितनी सजा बहुत है, डेथ पेनल्टी बहुत है, क्योंकि अब आ गया है कि 16 से 18 की उम्र में भी अगर जेजे एक्ट के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, अगर लड़के ने, बड़े बच्चे ने अगर कुछ करा जो 16-17 की उम्र में है और उसका संगीन इल्जाम है उसके ऊपर कि उसने एडल्ट का काम किया है, तो उसके ऊपर भी अडल्ट लॉ लगेगा। पर क्या ये सब चीजें कोर्ट के अंदर पुख्ता भी तो होती हैं, और तब तक उस विक्टिम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो विक्टिम के लिए स्टेट काम करता है। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि विक्टिम को भी अलाउ होना चाहिए, अगर उसके पास पैसा है, कि वो अपना लॉयर करे। उसे हक होना चाहिए कि स्टेट उसको हर समय, हर प्लेटफॉर्म पर उसको बताए कि उसके साथ पूरे कोर्ट केस के अंदर क्या हो रहा है, उसे डाक में ना रखा जाए, और उसके लिए विक्टिम कंपनसेशन, विक्टिम प्रोटेक्शन, और अगर वो, क्योंकि जो विटनेस है वही विक्टिम है, तो उस फेज के अंदर भी बहुत चीजें सामने आती है, जिसको हम नालसा के अंदर कहते हैं। तो नालसा जरूर प्रॉपरली इसको फंक्शन करना चाहिए जी। और सोसाइटी और परिवार का भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पीड़िता का साथ दे पूरी तरह से, ताकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।
ये थी हमारी एक कोशिश उन लोगों का पक्ष रखने की जो कुछ ना करके भी कसूरवार बना दिए जाते हैं और सोसाइटी या समाज से अलग थलग रखने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को हमारे साथ की ज़रूरत है ताकि वो फिर से अपनी ये ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सके और उन्हें समाज में वही इज्जत और प्यार मिले जिसके वो हकदार हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े नए विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.